की पहली अजान होगी। ब्रेक कर लेते हैं हम ब्रेक। अजान ब्रेक कर लेते हैं बिल्कुल। जी जनाब, इधर से आवाज आई है, कहीं और से आवाज आई? वाह, सब नहीं आ रही। ऑनलाइन के हजरात, आवाज, स्क्रीन, कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? आवाज, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? डन। जुम्मे के दिन हमारे पास जरा वक्त थोड़ा सा कलील होता है। कल हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन बहुत तसल्ली से समझ के पढ़ा था। गुड्स क्या होते हैं, दुकानदार यानी कि रिटेलर किसे कहते हैं, होलसेलर यानी जो थोक पे चीजें देता है, रेलेवेंट मार्केट से क्या मुराद है, और मार्केट को दो तरह से डिफाइन किया था कि प्रोडक्ट की मार्केट या ज्योग्राफिकल मार्केट। कोई एरिया वाइज मार्केट या हम कहेंगे फलाना, यानी कि एक ऐसा है कि आप कहें इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट, एसीओ की मार्केट, फर्नीचर की मार्केट, तो ये बन जाएगी प्रोडक्ट मार्केट। आप कहें शालमी मार्केट, जौहर टाउन की मार्केट, डिफेंस की मार्केट, ये क्या बन जाएगा? एरिया वाइज। तो ज्योग्राफिकल मार्केट एरिया वाइज मार्केट है, और अगर आप प्रोडक्ट के हिसाब से कहें तो वो फिर प्रोडक्ट मार्केट बन जाती है। हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी कल, फिर हमने कंपटीशन का ओवरऑल वो देखा था, वो जो एक तारुफ है कि जी बड़ी जबरदस्त चीज है वगैरह वगैरह, और ये इसका मेन पर्पज है कि एक इदारा क़याम में आए जिसके बाद कंपटीशन को फरोग दिया जाए। चूंकि चैप्टर नया है तो हम एक एक लफ्ज, एक एक चीज को बहुत थॉरोली देख रहे हैं, अच्छी तरह से समझ रहे हैं। कंपटीशन के ऊपर हमने अच्छी खासी बहुत डिटेल से बात की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लॉ है, पता नहीं आपको इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा। आपको बस दुख इस बात का कि आपको रट्टे मारने पड़ेंगे काफी लंबे चौड़े से, लेकिन देखा जाए तो बड़ा लॉजिकल सा लॉ था। मुझे बताइए डेफिनेशन में या जो कल हमने ओवरव्यू देखा है उसमें किसी का कोई सवाल, कोई फिजिकल भाई का कोई फिजिकल सवाल, वो वाले भाई का सवाल। जी, दूसरी अंडरटेकिंग को प्रोडक्शन करने से रोक देना, मतलब अगर आप इस तरह से वो करेंगे, गवर्नमेंट के पास आप चले जाएं, चलें, मैं एग्जांपल देता हूं, अपने सेक्टर की एग्जांपल देता हूं। सारे आरईटीज जाएं आईकैप के पास, या वो आपस में मिलके एग्री करें और कहें कि जी अब हम एक कैंपेन चलाते हैं कि जो RAET नहीं है वो बच्चों को ट्यूशन ना प्रोवाइड करें, यानी उसको पढ़ाने का हक ना दिया जाए क्योंकि वो खराब कर रहा है बच्चों को, वो बच्चों को मुनासिब पैसों में पढ़ा रहा है और हम मुनासिब पैसों में नहीं पढ़ा रहे, तो ऐसे में उसको मार्केट से निकाल दिया जाए।
तो कभी कभी पार्टीज मिलके किसी एक को प्रोडक्शन करने से रोक देते हैं, उसके राइट्स ले लेते हैं, उसका लाइसेंस कैंसिल करवा देते हैं। तो इस तरह की हरकत जिसमें आप किसी एक पार्टी को प्रोडक्शन करने से रोक दें, उसका मतलब है कि आप उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, आप उसको निकाल रहे हैं। बाइकआउट कर दें अगर किसी इदारे का, या ओवरऑल ही बाइकआउट कर देंगे, बस अब पाकिस्तान में खबरदार अगले साल कोई किसान वो फसल नहीं उगाएगा कपास की, क्योंकि हमारे साथ इस्तेसाल हो रहा है, ये कह के आप मुल्क को और मुश्किल में डाल देंगे। जी फिजिकल हजरात का फिजिकल सवाल डेफिनेशन में से या ओवरव्यू में से, क्योंकि उससे पीछे वाली चीजें तो हमने कल बहुत थॉरोली देखी है, सवाल जवाब भी किए हैं। जी कंसर्न अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग कहते हैं बिजनेस को, कंसर्न का मतलब है जिसका जिक्र हो रहा है, जिसका ताल्लुक है, तो वो कंसर्न अंडरटेकिंग। अब आप उस जुमले को इस नियत से पढ़ेंगे ना कि जिस बिजनेस का जिक्र हो रहा है उसकी बात हो रही है, तो वो जुमला क्लियर हो जाएगा। जी ज्योग्राफिकल मार्केट की डेफिनेशन, पूरी डेफिनेशन में परेशानी है, बताइए कहां। ज्योग्राफिकल मार्केट कंप्राइजेस, ज्योग्राफिकल मार्केट में शामिल है क्या, द एरिया इन विच द अंडरटेकिंग कंसर्न्ड आर इन्वॉल्व्ड। ये जो कंसर्न अंडरटेकिंग है जिनका जिक्र हो रहा है, ये जो जिनका आपस में कंपटीशन वगैरह है, जिनका जिक्र हो रहा है, वो जिस एरिया में वो लोग शामिल हैं, इन द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, जहां ये लोग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे रहे हैं वो, and in which the condition of competition are sufficiently homogeneous, जहां पे एक जैसी मिलती जुलती कंडीशन मौजूद है। हम कहें जी वो जो सब्जी मंडी है वहां पे तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जौहर टाउन की मार्केट में बड़ा कम कंपटीशन है, गार्डन टाउन की मार्केट में दरमियाना कंपटीशन है। एक मार्केट से मुराद एक ऐसा फिजिकल एरिया जहां पे मिलते जुलते कंपटीशन के वो चीजें मौजूद हो और वो उसको डिफरेंशिएट करता हो किसी दूसरी मार्केट से। तो हम कहें इस इलाके की मार्केट बड़ी मजे की है, उस इलाके की मार्केट अच्छी नहीं है, साहिवाल की मार्केट अच्छी है, लाहौर की मार्केट अच्छी नहीं है। तो ये बेसिकली इस तरह से, एंड विच कैन बी डिस्टिंग्विश, जिसको मुनफरिद किया जा सके, फ्रॉम नेबरिंग ज्योग्राफिकल एरियाज, जो आसपास के बाकी ज्योग्राफिकल एरियाज, उनका ना जौहर टाउन की मार्केट, शालमी की मार्केट, डिफेंस की मार्केट, जिसको अपने किसी और इलाके की मार्केट से आप डिफरेंशिएट कर सकें कि भाई शालमी मार्केट के तौर तरीके और हैं, वहां थोक के हिसाब से चीजें चलती हैं, जौहर टाउन के तौर तरीके और हैं, डिफेंस के तौर तरीके और हैं। बिकॉज इन पर्टिकुलर द कंडीशन ऑफ कंपटीशन आर एप्रिशिएबली, आगे हमने कहा था कि जो कंडीशन कंपटीशन की है वहां की हमारे यहां से डिफरेंट है। तो ये ऐसे ही है जैसे इस्लामाबाद में आपने अगर कॉलेज शुरू करना है सीए का, आप तीसरे फ्लोर पे भी शुरू करने चल जाएगा, क्योंकि उधर की मार्केट में बच्चों को बहुत ज्यादा लिफ्टाया नहीं जाता, वहां बड़े खूबसूरत खूबसूरत कैंपसेस नहीं होते। ज्यादातर कॉलेजेस जो है वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर प्लाजों के अंदर फ्लोर्स पे ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही ग्राउंड फ्लोर पे भी 2-3 है, कहने का मतलब है कि वहां पे मतलब अगर पिंडी का सबसे बड़ा कॉलेज देखें वो तीसरे फ्लोर पे, एसबीएम पिंडी का, पिंडी, मैं एएफसी की बात नहीं कर रहा, एएफसी के हिसाब से तो यही चलते हैं ना, ये जो पुराने नाम है, जो कंपटीशन हम लोग काउंट करते हैं कैफ के अंदर, एएफसी में तो बच्चे ने जाना ही वही पुराने नाम, 20 साल पुराने 25 साल पुराने नामों पे जाना होता है। तो कैफ के अंदर, अब आप कैफ में मुझे पिंडी में बताएं कंपैरिजन, कैफ किसके पास है सबसे ज्यादा, एसबीएम, एसबीएम का है तीसरे फ्लोर पे, ठीक है। तो अक्सर वहां पे अगर किसी ने उस मार्केट में एंटर होना है तो उस मार्केट की टर्म्स ये हैं कि वहां पे बच्चा बहुत ज्यादा नखरे वाला नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। लाहौर में किसी ने कॉलेज शुरू करना है वो फर्स्ट फ्लोर नहीं सोच सकता, उसको बिल्डिंग सोचनी है, पूरी बिल्डिंग सोचनी है, और एक कनाल की बिल्डिंग लेके भी बच्चे मजाक उड़ाते हैं कि लो जी छोटा सा कॉलेज है फौरन से खत्म हो जाता है। आपको बिल्डिंग भी 2 कनाल की चाहिए, नहीं तो एक ही कनाल की 2 बिल्डिंग चाहिए, एसी भी 8, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हर मार्केट की अपनी अपनी टर्म्स होती हैं, अपना अपना। तो अगर मैं कहूं कि लाहौर की मार्केट में सीए का कॉलेज वर्सेस इस्लामाबाद की मार्केट, पिंडी की मार्केट में सीए का कॉलेज, तो दोनों मार्केट्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हो सकता है लाहौर और कराची के हालात मिलते जुलते हैं,
तो हम कहेंगे जी वहां और यहाँ कंपटीशन मिलता जुलता है, अगेन वो भी मिलता जुलता नहीं है। तो अगर मैं एक इलाके को दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, हाँ अगर मैं कहूँ गार्डन टाउन हो या गुलबर्ग हो, यहाँ पे एक जैसा ही मिजाज है बच्चों को और एक जैसा ही मिजाज है मार्केट का, समझ आती है। लेकिन मैं कहूँ गार्डन टाउन में कॉलेज खोलें या बहरिया टाउन में कॉलेज खोलें, फर्क है। बहरिया टाउन में प्राइसेस भी ज्यादा रखी जा सकती हैं और वहां के लोगों को जो इतना ट्रेवल करके आना है वो सोचेंगे कोई बात नहीं, कॉलेज ज्यादा पैसे ले रहा है, ट्रेवल तो नहीं डेली करना पड़ रहा, ख्वार तो नहीं हो रहे। वो फिर सीए नहीं करते, बैरियर टाउन वाले सीए नहीं करते, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे बैरियर टाउन से डेली ट्रेवल करते हैं सीए करने के लिए। अब उनको वापडा टाउन में भी एक ऑप्शन प्रोवाइड की जा रही है जी। मतलब इससे ये होगा कि होमोजीनियस कंपटीशन के साथ हेटेरोजीनियस प्रोडक्ट। जी बिल्कुल, अगेन चूंकि मार्केट है, मार्केट के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट हो, जब प्रोडक्ट मार्केट है उसमें हम प्रोडक्ट का जिक्र करेंगे, हम कहेंगे लाहौर की इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट बड़ी मजे की है। अब वो लाहौर की इलेक्ट्रॉनिक्स चाहे गजूमत्ता के अंदर है, चाहे शादरा में है, चाहे जौहर टाउन में, वो लाहौर वो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट कहलाएगी। अब गुड स्पेसिफाई कर दिया, प्रोडक्ट स्पेसिफाई कर दिया तो एरिया इररिलेवेंट हो गया, और अगर मैं एरिया स्पेसिफाई कर दूंगा प्रोडक्ट इररिलेवेंट हो जाएगी। भाई जौहर टाउन की मार्केट में हर तरह की मार्केट आ जाएगी, हर तरह की प्रोडक्ट आ जाएगी। सर इसको इस तरह बोल सकते हैं होमोजीनियस कंपटीशन विद हेटेरोजीनियस प्रोडक्ट्स, कह सकते हैं। आपने थोड़े पहले ये कहा और मैंने उस वक्त भी ओके किया था जी। डेफिनेशन या ओवरव्यू में किसी और भाई का कोई और सवाल, फिजिकल भाई का कोई फिजिकल सवाल, ऑनलाइन भाई का एक ऑनलाइन सवाल। सर अगर होलसेलर डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करे, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर वो कर रहा है तो उस होलसेलर को मैं होलसेलर स्लैश रिटेलर बोलूंगा, जस्ट लाइक मेट्रो। मेट्रो पे आप जाएं, आप सिंगल आइटम भी ले सकते हैं, और मेट्रो होलसेल बेसिस पे आपको 24-24 आइटम्स, 50-50 आइटम्स के पूरे पूरे कार्टन देता है, और अगर आप बल्क में खरीदो तो आपको डिस्काउंट भी देता है। कि अगर आप एक इंडिविजुअल दूध का पैकेट लेंगे तो आपको एक पाव दूध का पैकेट जितने का मिलता है उस रेट पे देगा, लेकिन अगर आप कहेंगे मुझे कार्टन खरीदना है 24 दूध के पैकेट वाला, तो कार्टन का रेट इंडिविजुअल की रेट से सस्ता पड़ेगा, क्योंकि वो होलसेल रेट है। तो कभी कभी कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो होलसेलर भी होते हैं, रिटेलर भी होते हैं, तो ऐसे में हम उनको मेनली रिटेलर के रूल में काउंट करते हैं, मेनली जो होलसेल के साथ रिटेल भी कर रहे होते हैं। जी जनाब, ऑनलाइन में एक ही सवाल था, फिजिकल के सवाल हो गए। भाई का कोई सवाल है शायद? बड़ा खतरनाक सवाल आपने पूछ दिया। बच्चों को इनाम तो नहीं देने आ जाना? कौन से बच्चों को? सीलो में? हाँ है, जितना कैश है उस हिसाब से इनाम डिफाइन कर लेंगे जी। बात समझ आई? अब एक स्टेप आगे चलते हैं। आर्बिट्रेशन का हल्का सा तारुफ आपने पहले देखा हुआ था, थोड़ा सा तारुफ कल मैंने कराया था, आज उसकी लाइंस पढ़नी है। मैंने आपको कहा था कि थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स हैं, हमें कुछ कीवर्ड्स पता होने चाहिए। वर्ड आर्बिट्रेशन समझ आता है? आर्बिट्रेशन का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज किसी एक सालिस की तरफ जाएं, एक या एक से ज्यादा सालिस की तरफ जाएं और उसको अदालत जैसा दर्जा दे दें कि देखो तुम फैसला सुना दो, तुम्हारा फैसला हम पे काबिल कबूल होगा, और अगर आर्बिट्रेशन का फैसला कोई ना माने तो उसको उठा के अदालत ले जाया जा सकता है। तो वर्ड आर्बिट्रेशन हमें समझ आया था। फिर हमने एक वर्ड समझा था अंपायर। अंपायर क्या था? एक थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन तो आर्बिट्रेटर भी होता है, तो ये अंपायर किस किस्म का थर्ड पर्सन है? ये आर्बिट्रेटर्स का आर्बिट्रेटर है। ये एक थर्ड पर्सन, ऐसा थर्ड पर्सन है जो अगर आर्बिट्रेटर्स में आपस में क्लैश आ जाए तो फिर ये बताएगा कि क्या फैसला हमें करना होगा। फिर एक वर्ड हमने पढ़ा रेफरेंस। इसका क्या मतलब था? रेफरेंस मींस रेफरेंस टुवर्ड्स आर्बिट्रेशन। रेफरेंस का मतलब है आर्बिट्रेशन की तरफ इशारा। तो हम कहेंगे ना एक रेफरेंस दर्ज हुआ, तो इसका मतलब होगा कि किसी ने आर्बिट्रेशन की तरफ जाने का कहा। चौथा एक वर्ड हमने अवार्ड पढ़ा था, आया था बीच में, फैसला। वो जो उसका फैसला निकला ना, जो उन्होंने कहा है कि हाँ भाई ये अब आपका फैसला है। अगर ये वर्ड्स हमें समझ आ जाए तो आगे की लैंग्वेज आसान हो जाएगी। तो मुझे अभी बता दें, वर्ड आर्बिट्रेशन समझ आ रहा है? आर्बिट्रेशन इस निजाम को कहते हैं जिसमें सालिस या एक से ज्यादा सालिस के पास लोग जाते हैं मौजूदा, पास्ट या मुमकिन आगे के फ्यूचर वाले मामले को सॉल्व करवाने के लिए। आर्बिट्रेशन अदालत का एक सब्स्टिट्यूट सिस्टम है, लेकिन आर्बिट्रेशन में उतने ज्यादा अपील्स वगैरह नहीं होती जिस तरह से अदालती सिस्टम में होती हैं। फिर अंपायर क्या है?
आर्बिट्रेटर्स का आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर्स का अपना एम्पायर। आर्बिट्रेटर्स अगर किसी की तरफ वो करें, जैसे वहां पे 2-3 एम्पायर खड़े हुए हैं ग्राउंड में, और ऐसे में वो एक थर्ड एम्पायर की तरफ देखते हैं कि हाँ भाई अब आप बताएं यहाँ पे क्या फैसला होगा, तो एम्पायर का मतलब है जो आर्बिट्रेटर्स को कर रहा होगा। अवार्ड का मतलब है जो आर्बिट्रेशन का फैसला है, ये फैसला आर्बिट्रेटर भी दे सकते हैं और एम्पायर भी दे सकता है। बात समझ आ रही है? और रेफरेंस का मतलब है जब इधर रेफर किया गया, जब आर्बिट्रेशन की तरफ मामला आया तो उसको हम कहेंगे रेफरेंस। तो अगर मैं कहूं रेफरेंस के 2 महीने में ये काम होना चाहिए, तो इसका मतलब है जब आर्बिट्रेशन की तरफ मामला गया उसकी 3 महीने में होना चाहिए। तो अगर आपको ये बेसिक वर्ड समझ आ रहे हैं तो अब आगे की इंग्लिश हमारे लिए पढ़नी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। आज हमने जनरल मोटे मोटे इंप्लाइड रूल्स पढ़ने आर्बिट्रेशन के। आर्बिट्रेशन जो आर्बिट्रेटर होते हैं तो जज की तरह हो गए ना? बिल्कुल ऐसा ही है। तो जैसे वहाँ पे वकील होता है, तो हम यहाँ पे किसी को अपनी बेस पे रख सकते हैं कि आप हमारे साथ? असल में यहाँ पार्टीज अपना मुकदमा खुद सामने पेश करती हैं, क्योंकि अदालत में जज के पास उतना टाइम नहीं होता, और यहाँ आर्बिट्रेशन में हम अगर खुद से एक सालिस के पास गए हैं और उसको अपॉइंट किया तो वो इस वक्त तैयार है हमारी बात से सुनने के लिए। अगर अदालत में हर बंदा अपनी तरीके से बात करेगा तो जज आवाजार हो जाएगा, क्योंकि उसको टेक्निकल जबान में मुकदमा चाहिए। वो टेक्निकल जबान में एक ट्रांसलेटर होता है वकील, लेकिन आर्बिट्रेशन में आप अपना मुकदमा खुद पुट करते हैं। जी सर ये आर्बिट्रेटर अगर इवन हो तभी अंपायर आता है या वैसे भी आता है? जी, नॉर्मली इवन के केस में आता है। अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो छोटे छोटे से रूल्स आएंगे, क्योंकि इवन के केस में ही मसला है ना। ऑड अगर हो तो फिर तो डिसएग्रीमेंट नहीं आएगा ना, मेजोरिटी किसी एक तरफ खड़ी हुई होगी। जी ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अंपायर या आर्बिट्रेटर, इन्होंने क्या फर्ज करें, अंपायर का पार्टीज में से किसी के साथ क्लैश हो, आर्बिट्रेटर्स या आर्बिट्रेटर्स का आर्बिट्रेटर यानी कि अंपायर, ये इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए। इनका उन पार्टीज के में से किसी की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए, जानिबदार नहीं होने चाहिए। अब ये जानिबदार कब नहीं होते, इनकी क्या शर्तें हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में चंद मोटे मोटे से रूल्स उन्होंने आर्बिट्रेशन के बताए हैं, जिसके लिए हमने जुम्मे का दिन तय किया कि जुम्मे के दिन हम सीधी सीधी सी बातें पढ़ते जाएंगे। बेस हम लोगों ने कल मोटी मोटी बनाने की कोशिश की थी, और हम लोगों ने उस वक्त, आपको शायद याद होगा, वो टॉपिक पढ़ाते हुए मैंने आपको कहा था कि भी आपको अंदाजा नहीं है कि मैं इस वक्त आपको पढ़ाते हुए किसी और पे मेहनत कर रहा हूं। तो उस वक्त हम आर्बिट्रेशन को इसलिए समझ रहे थे कि आज हमारे काम आए, इस वाले फ्राइडे का। अब वो फ्राइडे आ गया, द ब्लैक फ्राइडे। Provisions implied in arbitration agreement। arbitration agreement के अंदर कौन सी प्रोविजन ऐसी हैं जो समझी जाती हैं कि हाँ भाई ये तो इसके अंदर होंगी। तो आप आर्बिट्रेशन में आपस में लिखें या ना लिखें, कुछ बातें कॉमनली अज्यूम्ड हैं कि हाँ भाई वो आर्बिट्रेशन में होंगी। वो क्या बातें हैं? काफी सारी बातें हैं, मैं एक एक करके ट्रांसलेशन करता जाऊंगा, एक एक लाइन आपको समझाता जाऊंगा, ताकि जब आप रट्टा मारने बैठे तो आपको दुख ना हो। थोड़ी सी लॉजिक है, लेकिन अल्टीमेटली आप याद करके आपको थोड़ा सा सहूलत हो जाती है। सबसे पहले, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट unless a different intention is expressed therein shall be deemed to include following provision। जब तक के पार्टीज ने आपस में कुछ और तय नहीं किया, कॉमनली ये नीचे वाली बातें पाई जाएंगी। ये ऐसे ही है जैसे हमने कहा था पार्टनरशिप में, एग्रीमेंट में अगर ना लिखो तो भी कुछ इंप्लाइड रूल्स हैं जो उसमें चल रहे होते हैं, और अगर लिख लो तो लिखे हुए फॉलो होंगे। तो वो कहना चाह रहे हैं कि अनलेस एक डिफरेंट इंटेंशन आपकी नजर नहीं आ रही, आपके वो जो रिटर्न एग्रीमेंट है जिसके थ्रू आप आर्बिट्रेशन की तरफ गए, अगर उधर नजर आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि ये काम ऐसे करेंगे, ये काम ऐसे करेंगे, फिर तो ठीक है। अगर आपने वहां कुछ नहीं बताया तो जो कॉमन रूल्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। डन। अब नीचे दिए गए रूल्स को देखते हैं। रेफरेंस, रेफरेंस मतलब हम जब पहली दफा केस लेके जाएंगे, रेफरेंस शैल बी नॉर्मली टू अ सोल आर्बिट्रेटर। नॉर्मली ऐसा होगा कि आर्बिट्रेटर एक होगा, ज्यादातर एक होगा, अनलेस अदरवाइज एग्रीड या अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर पार्टीज ने खुद से एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर्स कहा है तो ठीक है, अदरवाइज कॉमन रूल ये है कि आर्बिट्रेटर नॉर्मली एक होगा। अगर पार्टीज कहती है नहीं भाई एक के अंदर हो सकता है वो किसी की तरफ जानिबदार हो, तो हम तो एक से ज्यादा करना चाह रहे हैं, तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन सादा रूल ये है कि जब भी आप आर्बिट्रेशन की तरफ गए हैं तो कॉमन अजम्पशन ये है कि आर्बिट्रेटर एक ही इंसान होगा, कॉमन अजम्पशन। इफ रेफरेंस इज टू एन इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, अगर आप रेफर कर रहे हैं इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स की तरफ, अब रेफरेंस का मतलब समझ आया, अगर आप मुकदमा लेके जा रहे हैं इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स की तरफ, arbitrator shall appoint an umpire
not later than 1 month from the latest date of their respective appointment. अगर एक से ज्यादा वो आर्बिट्रेटर हैं, फर्स्ट करें 2 हैं या 4 हैं, अगर वो इवन नंबर है तो उनको अपॉइंट किया जा रहा है। तो अगर एक बंदे के पास आप गए कि जी हमने एग्रीमेंट में आपका नाम लिखा, आप अपॉइंट हो जाएं, फिर एक और के पास गए आप अपॉइंट हो जाएं, तो उनमें से जिसको लेट अपॉइंट किया वहां से 1 महीना काउंट होगा। 1 महीने के अंदर अंदर इन लोगों ने मिल के आपस में एक एम्पायर तय करना है कि हम दोनों के डिफरेंस में कौन होगा एम्पायर, 4 हो 6 हो, यानी कि अगर इवन नंबर है ना तो फिर एम्पायर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने अंपायर सेलेक्ट करना है। आर्बिट्रेटर शेल मेक देयर अवॉर्ड, फैसला, आर्बिट्रेटर अपना फैसला सुना देंगे कब, 4 months ऑफ एंटरिंग ऑन रेफरेंस, जब उनके पास मुकदमा आया उसके 4 महीने में, और 4 months ऑफ रिटन नोटिस फ्रॉम एनी पार्टी टू आर्बिट्रेशन, पार्टीज में से किसी की तरफ से रिटन नोटिस आया या दोनों पार्टीज मिलके ही रेफरेंस लेके उनके पास आ गई कि ये हमारा कागज है, हम आपके पास आए हैं, आपने इंसाफ करना है। तो जिस वक्त उनके पास फरियाद लाई गई दोनों पार्टीज की तरफ से कंबाइंड या किसी एक पार्टी की तरफ से, उस फरियाद के 4 महीने के अंदर अंदर उन्होंने उसको कर देना है। इसमें कोर्ट एक्सटेंडेड टाइम अलाउ कर सकता है। हो सकता है मामला चल रहा हो और उसमें कुछ और खिचड़ियां भी हो तो अदालत से पूछा जा सकता है, और अगर फैसला सुनाने के बाद भी अदालत कहती है नहीं जी इस चीज को आप जरा थोड़ा सा दोबारा से देखें या इस पे मजीद टाइम लगाएं, तो 4 महीने से बड़ा टाइम हो सकता है। तो अगर कोई अगर पार्टीज मिलके रेफरेंस ले आए तो रेफरेंस के 4 महीने में, अगर वो रेफरेंस नहीं लेके आए, उनमें से किसी का रिटर्न नोटिस आ गया आपके पास कि भाई आपसे हमें फैसला चाहिए, तो पार्टीज को आपसे राब्ता करने के 4 महीने के अंदर अंदर इंसाफ मिल जाना चाहिए, और कोर्ट चाहे तो इस टाइम को बढ़ा सकता है। ये कॉमन रूल्स हैं, ये कॉमन रूल्स हैं, आपस में तय कम ज्यादा भी किया जा सकता है। कॉमन रूल्स, इंप्लाइड रूल्स ये हैं कि इस तरह से होगा। यहां तक बात समझ आई? If arbitrator have allowed their time to expire without making an award, or have delivered to any party to the arbitration agreement or to the umpire a notice in writing stating that they cannot agree, अगर आर्बिट्रेटर ने टाइम गुजरने दिया और फैसला ना सुनाया हो, या 4 महीने गुजरने दिए और फैसला नहीं सुनाया, या उन 4 महीने के दौरान खुद ही से अंपायर को रेफर कर दिया हो या पार्टी से कह दिया भाईजान हमसे नहीं हो पाएगा, हमारा आपस में भी क्लैश आ गया, आपका इस लेवल का तनाजा है कि इस पे हम तनाजे में आ गए, तो अगर वो टाइम गुजरने पे फैसला ना सुना सके, नंबर 1, या वो गिवन टाइम के अंदर ही अंपायर को रेफर कर दे, नंबर 2, या वो गिवन टाइम में किसी एक पार्टी, किसी भी पार्टी को या दोनों पार्टीज को नोटिस दे दें कि ये हमसे ना हो पाएगा, तो फिर मामला किसके पास जाएगा? अंपायर के पास। The umpire shall forthwith enter on reference in place of arbitrator, वो जो रेफरेंस में जहां लिखा हुआ था ना हम फलाना आर्बिट्रेटर के पास जा रहे हैं, अब वो आर्बिट्रेटर्स की जगह मिस्टर अंपायर रिप्लेस हो जाएगा। अब अंपायर इस रेफरेंस के ऊपर फैसला सुनाएगा। अभी अंपायर साहब का फैसला सुनाएंगे। अंपायर shall make his award within 2 months of entering reference or within such extended time as the court may allow। अब इस वक्त ये जो रेफरेंस में इसका नाम जिस दिन दर्ज हुआ, यानी जब ये बीच में इसने टांग डाली कि अच्छा अब मैं बीच में आ गया हूँ, तो जिस दिन ये भाई साहब बीच में आए हैं उसके 2 महीने के अंदर अंदर अंपायर भाई को फैसला सुनाना होगा। गौर से देखिए तो बड़ा मजे का प्रोसीजर है। खुदा ना खास्ता गलती से भी आईकेप की किताब की तरफ नहीं जाना है इसको पढ़ने के लिए, उन्होंने बहुत अजीब तरीके से उसको पेचीदा करके लिखा हुआ है। मैंने उसे छोटी छोटी सी बुलेट्स बना दी है ताकि आपके लिए वो प्रोसेस टूट टूट के समझना आसान हो। तब आपको रेफरेंस समझ आता है, अवार्ड समझ आता है, अंपायर समझ आता है, आर्बिट्रेटर समझ आते हैं। अभी तक का प्रोसेस बहुत मजे का है कि रेफरेंस किसी एक बंदे को होगा, अगर एक से ज्यादा हुआ और वो इवन नंबर हुए तो वो खुद ही से एक अंपायर को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आर्बिट्रेटर जो है वो अपना फैसला 4 महीने में सुनाएंगे या थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, और अगर उनसे फैसला ना हो पा रहा हो, टाइम गुजर जाए या वो खुद ही से रेफर करते हैं, तो फिर एक अंपायर भाई साहब आ जाएंगे और अंपायर भाई साहब को जब इन्वॉल्व किया गया है वो 2 महीने के अंदर अंदर फैसला सुना देंगे। यहां तक प्रोसेस समझ आ गया? यहां अचानक से उन्हें याद आया कि पार्टीज की तो हमने अभी तक बात ही नहीं की। अब वो पार्टीज की तरफ आए, उन्होंने कहा पार्टीज टू रेफरेंस। पार्टीज टू रेफरेंस का मतलब है वो जो मेन पार्टीज हैं जो ये मामला लेके गए, एंड ऑल पर्सन क्लेमिंग अंडर देम, और वो तमाम लोग जो उनके साथ एसोसिएट है। वो नहीं होते कई दफा केस असल जिन लोगों का होता है वो इतना शोर नहीं मचा रहे होते, आसपास वाले बहुत ज्यादा जो है लंबे लंबे नारे लगा रहे होते हैं। तो वो जो पार्टीज हैं और पार्टीज के साथ जो उनके चाहने वाले हैं, वो जो शोर शराबा मचाने वाले जो उनके नुमाइंदे या उनके साथ जो अंडर मौजूद हैं, shall submit for examination by arbitrator or umpire,
अंपायर हो या आर्बिट्रेटर हो, अगर वो उनसे इंफॉर्मेशन मांगे तो वो सबमिट करवाएंगे। कैसे? ऑन ओथ, हल्फिया बयान के साथ, कि हाँ भाई मतलब हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बिल्कुल सच्ची और हम इसमें झूठ नहीं बोल रहे। वो नहीं होता कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि जो बोलूंगा सच के सिवा। तो ओथ का मतलब इस तरह का एक वादा है, इस तरह की कसम है, इस तरह का एक दावा है, इस तरह का एक हलफनामा है। और अफर्मेशन इन रिलेशन, अफर्मेशन का मतलब होता है तस्दीक करना, in relation to the matters in difference, and shall produce before them all books, deeds, papers, accounts, writings and documents within their possession, or power to do all other things which are required by arbitrator or umpires। arbitrator या umpire ने कोई information मांगी, जमा करानी होगी, कोई किताब मांगी, जमा करानी होगी, कोई मामला, कोई कैलकुलेशन, कोई भी, जाहिर है अगर वो कहेंगे हमने फैसला सुनाना है तो हमें सबूत चाहिए, तो जो भी चीजें उन्हें चाहिए वो सबूत प्रोवाइड किए जाएंगे और हल्फिया बयान के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे, कसम के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे कि वो झूठ नहीं बोल रहे। बिल्कुल अदालत की तरह, जिसमें अदालत में लोग पहले कसम लेते हैं और उसके बाद चीजें प्रोवाइड करते हैं, तो इधर भी वो रिटन ओथ के साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स और चीजें, जहां जहां डिफरेंसेस हैं, जिन जिन बातों पे क्लैश है, उसके ऊपर आर्बिट्रेटर या एम्पायर ने इनसे जो जो इन्फॉर्मेशन जब जब जिस जिस तरीके से मांगी है, ये लोग पाबंद होंगे वो इन्फॉर्मेशन जमा कराने के। ये जुमला आसान लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है, लेकिन बहरहाल कानून है, तो आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि पार्टीज अंपायर्स या आर्बिट्रेटर्स के हर हुक्म की तामील करेंगे अगर वो मसले को हल करवाने के लिए हो रहा है। ये पाबंद है। उम्मीद है कि हमने बहुत मुश्किल बात नहीं की। एक दर्जा आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अवार्ड शैल बी फाइनल, अवार्ड हतमी है, अवार्ड फुल, अवार्ड फाइनल है। अवार्ड का मतलब क्या था? जो फैसला आ गया, फैसला आ गया आर्बिट्रेटर की तरफ से या अंपायर की तरफ से, वो फैसला हतमी है। एंड बाइंडिंग ऑन पार्टीज एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर देम, पार्टीज और पार्टीज के चाहने वाले उन लोगों के ऊपर वो फैसला फिर बाइंडिंग हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ रेफरेंस, मुकदमा जमा कराने का खर्चा, और अवार्ड, ये जो मुकदमे का फैसला आने का खर्चा, अभी सारे प्रोसेस में खर्चा हुआ है, लोग इकट्ठे बैठे हैं, पंचायत लगी है, बहुत सारे लोग और बैठे, चाय पानी का इंतजाम हुआ है, बहुत छोटे मोटे से मुख्तलिफ खर्चे इस आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में जो आए हैं। शेल बी डिस्क्रिशन ऑफ आर्बिट्रेटर और अंपायर, अंपायर ये आर्बिट्रेशन की सवाबदीद है, उनकी मर्जी है। क्या मर्जी है? हु में डायरेक्ट टू and by whom in what manner such cost or any part thereof shall be paid। वो ये बता सकते हैं कि उन लोगों में से कब कौन कहां कितना पे करेगा उस कॉस्ट को भरने के लिए। ये नहीं हो सकता वो कहें हाँ जी अब सारे प्रोसेस में 3-4 दिन तक ये पंचायत चली है, इस दौरान जो लोगों को चाय पानी पिलाया गया वो फलाना पार्टी जमा कराए, और जो हम लोग अपना कीमती टाइम निकाल के आए, हम लोगों का खर्चा पानी दूसरी वाली पार्टी उठाए। यानी कि ये आर्बिट्रेटर और अंपायर है, खर्चा पहले उन्होंने किया, अब वो जिस भी पार्टी के जिम्मे खर्चा डालना चाहें, लॉ ने उनको इजाजत दी है कि आप लोग अगर इतने से आने हैं कि आपका फैसला, आपको फैसला करने का इन्होंने इख्तियार दिया, तो ये इख्तियार भी आप ही के पास है कि खर्चा पानी आप किससे वसूल करते हैं, तो वो उसका जो भी पैसे वगैरह डालें। एंड मे टैक्स और सेटल द अमाउंट ऑफ कॉस्ट, वो अमाउंट ऑफ कॉस्ट को सेटल करना चाहें या उसको कम ज्यादा करना चाहें, to be so paid or any part thereof, and may award cost to be paid as between legal practitioner and client। यानी कि वो चाहें तो किसी भी जगह पे कोई भी खर्चा ऐड करना चाहें, इवन अगर उन्होंने कहा कि हाँ भाई तुम लोगों की बात नहीं समझ आती, अपना कोई ऐसा नुमाइंदा लेके आओ जो वकालत करे तुम्हारे बिहाफ पे, तो वो नुमाइंदा भी एक बीच में आ सकता है जो कि लीगल प्रैक्टिशनर हो सकता है, और उसका खर्चा भी उन पार्टीज को कह सकते हैं कि तुम लोगों ने करना है। कहने का मतलब है कि सारे प्रोसेस को चलाना कैसे है, इस प्रोसेस में फैसला कितने अरसे में करना है, 4 महीने के अंदर अंदर रहते हुए, इस पे कितना खर्चा लगेगा, वो खर्चा दोनों पार्टीज में से किसके जिम्मे आएगा, कब कौन कैसे पैसे देगा, किसको पूरे पैसे देने हैं, किसको डिस्काउंट देना, उन्होंने ये सारी किसकी मर्जी है? आर्बिट्रेटर्स की। आर्बिट्रेटर्स जो है वो इसमें फाइनल बताएंगे, और अगर अंपायर मौजूद है तो अंपायर आर्बिट्रेटर्स दोनों ये बताएंगे कि ये सारा काम किसके जिम्मे होगा। तो ये जो ज्यादा रूल्स लिखे हुए थे ये आसान थे, ये एक तरह से एक छोटा सा प्रोसेस बताने की कोशिश की। अभी भी नहीं बताया कि कितने गवाह चाहिए, किस तरह से होगा, और शुगर है नहीं बताया, जितना बताया हम उस पर इक्तफा कर लेते हैं। अब छोटे छोटे से अदर रूल्स क्या हैं? Parties to arbitration agreement may agree that any reference shall be to an arbitrator or arbitrators to be appointed by a person designated in agreement either by name or as the holder for the time being of any office or appointment। पार्टीज मिलके ये तय कर सकती हैं
कि हम मिलके किसी इंसान का नाम देंगे या पोजीशन का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल पार्टीज ये कह देती हैं कि हमारा झगड़ा होगा तो हम SECP के डायरेक्टर के पास जाएंगे, हमारा झगड़ा होगा तो हम फूड अथॉरिटी के नायब चेयरमैन के पास जाएंगे, हमारा झगड़ा होगा तो हम कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाएंगे, हमारा कॉलेजेस का आपस में झगड़ा होगा तो ICAP के प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। ये इंसान का नाम नहीं है, ये पोजीशन का नाम है। ये एक ऐसी पोजीशन है जो वेरिएबल है, जिसमें बंदे बदलते रहते हैं। तो ये पार्टीज की मर्जी है, पार्टीज मिलके किसी इंसान को नाम देना चाहें या किसी पोजीशन को रेफर करना चाहें। एक दफा इंग्लिश दोबारा पढ़ते हैं। पार्टीज टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की पार्टीज may agree, वो एग्री कर सकते हैं that any reference shall be to an arbitrator or arbitrators to be appointed, जो भी आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स होंगे जो अपॉइंट किया जाएगा। कौन अपॉइंट करेगा? बाय अ पर्सन डेजिग्नेटेड इन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में तय कर दिया जी फलाना शख्स जाके आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगा। तो वो बंदा जो आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करेगा कैसे? आइदर बाय नेम, या तो नाम लेके कि मिस्टर मुश्ताक आप हमारे आर्बिट्रेटर हैं, और एज द होल्डर फॉर टाइम बिंग ऑफ एनी ऑफिस और अपॉइंटमेंट, या किसी पोजीशन का जिक्र कर देगा। वो कहेगा इस गांव की पंचायत का जो क्या है, सरपंच, जो सरपंच है वो फैसला सुनाएगा। अब सरपंच आज की डेट में जो भी है, हम इंसान का नाम नहीं ले रहे, हम पंचायत के सरपंच बोल रहे हैं। तो आप चाहें तो नाम से भी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकते हैं, और चाहे तो एक पोजीशन को भी अपॉइंट कर सकते हैं। फिर उस पोजीशन पे जो बंदा होगा वो आर्बिट्रेटर होगा। जी, आर्बिट्रेशन चलेगी ही तब जब आपका रेफरेंस एक्सेप्ट हो। आप रेफरेंस लेके आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं, आर्बिट्रेटर से कहते हैं कि हमने आपको मुंतखब किया। अगर वो ना मुंतखब होना चाहे तो ये रेफरेंस ही फौत हो गया। तो ये कहानी होगी ही तब आप, जब आपका रेफरेंस एक्सेप्ट हो। तभी तो हमने रेफरेंस के बाद से 4 महीने का टाइम शुरू किया। आर्बिट्रेटर को मुंतखब करते वक्त उसको इत्तला करना जरूरी है कि हम आपको मुंतखब कर दें? जब आप रेफरेंस लेके उसके पास जाएंगे तो उसे पता लग जाएगा। यानी कि ये प्रोसेस शुरू ही तब होगा जब आपका रेफरेंस उसने एक्सेप्ट कर लिया। एग्रीमेंट में लिखा है, शुरू में तो आपने लिख लिया। देखे ना भाई, आज बैठ के हम सारे कॉलेजेस कहते हैं जी हमारा झगड़ा होगा, हम ICAP के प्रिंसिपल के पास जाएंगे, ICAP के प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। तो जरूरी नहीं कि हम उसको बताएं भी, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारा 7-8 साल 10-12 साल तक झगड़ा भी हो कोई। मतलब ये ऐसा नहीं है कि झगड़ा होने पे आप आर्बिट्रेटर की तरफ गए हैं। कई दफा कुछ एग्रीमेंट के शुरू में लिखा होता है कि देखो तुम्हारा मेरा डिस्प्यूट हुआ, अदालत के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बहुत जलालत होती है, बड़ी बदनामी होती है, हम जाके फलाना महकमे के फलाना बंदे के पास चले जाएंगे, या मिस्टर फलाना जो तुम्हारे हमारे दरमियान ऐसा है जिसके ऊपर भरोसा है। कई दफा क्या होता है, फील्ड के कुछ ऐसे लोग होते हैं जिस पे सारी पार्टीज को ट्रस्ट होता है, चाहे वो कंपेटिटर हो, उन्हें पता होता है यार इसको दरमियान में बिठाएंगे, ये गलत बात नहीं करेगा। फैमिली में कई दफा कुछ ऐसे बड़े होते हैं जिनके बारे में आपको पता होता है कि वो जानिबदार नहीं बनेंगे, वो उस वक्त हकीकत देखेंगे, उसके मुताबिक फैसला सुनाएंगे। तो अक्सर एग्रीमेंट्स में फॉर एग्जांपल 2 भाई अपने 2 कजन्स के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं, और उसमें लिखा है अगर हमारा तुम्हारा तनाजा होगा तो ताया अब्बू जो फैसला कर देंगे वो हमारे लिए सही होगा। अब हो सकता है उनका झगड़ा हो ही ना कभी, और हो सकता है जब झगड़ा हो तब तक ताया अब्बू साहब दुनिया में ना रहे हो। तो अगेन आर्बिट्रेटर का नाम देना और है और रेफरेंस और है। रेफरेंस समझ आ रहा है? रेफरेंस का मतलब है आप लेके उनके पास पहुंच गए, आपने कहा लो जी अब आपका मामला आ गया, तो कोई बात नहीं, खैर है। अब ये अदालत से जाके पूछेंगे कि क्या हम दोबारा आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। और आर्बिट्रेशन जरूरी नहीं है कि आप हमेशा पास्ट वाले पे चलाएं, आप आज बैठ के दोबारा से आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट कर सकते हैं। होना हमेशा रिटर्न चाहिए, 1940 के मुताबिक जो उसका रूल्स है उसके मुताबिक होना चाहिए। वापस इधर आते हैं, दामन वक्त बड़ा कम होता जा रहा है। Authority of an appointed arbitrator or umpire shall not be revocable except with the leave of court unless otherwise agreed in arbitration agreement. Arbitration agreement में अगर कुछ तय हुआ हुआ वो तो एक हमेशा अलग चीज है। फर्ज करें उधर कुछ तय नहीं हुआ हुआ, तो जिस भी आर्बिट्रेटर या अंपायर ने जो फैसला सुनाया है, जो अथॉरिटी एक्सरसाइज की, आप ये नहीं कहेंगे तुम्हारी ये बात नहीं मानते हम। आप खुद गए हो ना उसके पास, जब खुद गए हो तो फिर उसकी बात माननी पड़ेगी। या अगर आप खुद जाके कहें तुम्हारा ये 4 मामले हैं, इनमें से एक पे तुम नहीं बोलोगे, 3 पे तुमने आर्बिट्रेशन करनी है, तो उस एक पे वो नहीं बोल सकता। लेकिन अगर आपने ऐसी कोई चीज एग्रीमेंट में नहीं लिखी तो उसका फैसला आपको मानना पड़ेगा, अनलेस कि आप फिर कोर्ट के पास जाके कहें देखें बहुत नाइंसाफी हो गई, और कोर्ट अगर बीच में आके फैसले को रुकवा दे तो वो एक अलग चक्कर है। अदरवाइज वंस यू डिसाइडेड कि हम आर्बिट्रेटर के पास जा रहे हैं, म्यूचुअल रजामंदी से जा रहे हैं, रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू जा रहे हैं, तो फिर उसका फैसला वैसे ही वाजिब है जैसे अदालती फैसला। हाँ, अगर अदालत बीच में आ जाए और अदालत को लगे कि इस्तेहसाल हो रहा है तो वो एक डिफरेंट मामला है।
where in any suit all the parties interested agree that any matter in difference between them in suit shall be referred to arbitration, they may at any time before judgment of case apply in writing to the court for an order or reference. दो बंदों का आपस में अदालती केस चल रहा है, अब सूट का लफ्ज वहां अदालत में था, रेफरेंस का लफ्ज यहाँ पे है। अगर एक सूट चल रहा है, एक अदालत में केस चल रहा है, तो अदालत के केस के दौरान पार्टीज अगर आपस में तय कर लेती हैं कि जज भाई की फाइनल जजमेंट आने से पहले हम आर्बिट्रेशन की तरफ चले जाते हैं, तो ये अलाउड है। फिर आपको जज को बताना पड़ेगा, फिर जज उसके ऊपर अपने कागज पे लिखेगा ये फैसला जो हमारे पास आया था, हम इस पे काम कर रहे थे, हमने अगले 17-18 साल इसके ऊपर बैठ के सोचो विचार करनी थी, लेकिन पार्टीज ने एक फैसला किया है कि उनको 2-3 महीने में जवाब चाहिए, तो हमसे ना हो पाएगा, ये मिस्टर आर्बिट्रेटर हम आपको रेफर कर रहे हैं, क्योंकि हमें सबूत बहुत डिटेल में चाहिए, हम कंपिटेंट तरीके से वो करेंगे, आप लोग जो है वो अगर देसी सोल्यूशन चाहते हैं तो जाए मिस्टर आर्बिट्रेटर के पास चले जाए। क्लिप जिसने भी काटना है पूरा काटना है, मैं साथ साथ कवर कर रहा हूँ जी जी जी। अब अगेन वो बात है कि जब वो रेफर करेगा ना रेफरेंस, तो उसमें बताएगा कि इन लोगों का ये एविडेंस मेरे पास आया है, लेकिन जाहिर है आर्बिट्रेटर वो एविडेंस दोबारा से मांगेगा, क्योंकि अब वो कहानी उसने तो नए सिरे से शुरू कर दी है, अदालत के कमेंट जरूर वो देख लेगा, इसीलिए हमने कहा कि ऑर्डर या रेफरेंस अदालत की तरफ से जारी हो जाएगा। मामले को मुकाते हैं इससे पहले कि जुम्मा मुक जाए। जी, अगर आपको आर्बिट्रेटर के फैसले पर एतराज है तो आप अदालत में जा सकते हैं, और अगर आर्बिट्रेटर का फैसला इंप्लीमेंट नहीं कर रही दूसरी पार्टी तो भी आप अदालत में जा सकते हैं। तो अदालत का रिजॉर्ट आपके पास है, लेकिन आर्बिट्रेशन से आप फास्ट मामला सॉल्व कर सकते हैं। ये भाई का आखिरी सवाल जी। देखिए, आर्बिट्रेटर ने फैसला सुना दिया, लेकिन आर्बिट्रेटर के पास उतनी ही लीगल पावर है जितनी कानून ने उसे दी है। वो मेन कोर्ट की तरह बंदे को पकड़ के थाने नहीं डलवा सकेगा। अब सवाल ये है कि उसके पास कितनी पावर है। जवाब ये है कि सामने स्लाइड पे लिखा हुआ है, तो पूरा तो पढ़ लेना, फिर आपको सारी कहानियां समझ आ जाएंगी। ये क्या क्या कर सकता है, इसकी कॉमन पावर्स क्या है? एडमिनिस्टर ओथ टू द पार्टीज एंड विटनेस अपीयरिंग, जो पार्टीज हैं और जो उनके गवाह हैं उनके ओथ वगैरह, उनके हल्फिया बयान, उनके लिखे हुए, उनके वादे, उनकी कस्में, उसको वो मैनेज कर सकता है उन कागजों को। State a special case for the opinion of court on any question of law involved, किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ के अंदर कोर्ट की तरफ मामले को रेफर कर सकता है। और state the award wholly or in part in form of special case of such question for opinion of the court, तो वो कोर्ट से किसी मामले में राय भी ले सकता है, और कोई फैसला जो उसने वो किया है वो कह सकता है कि ये फैसला हमारा है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ कोर्ट हम इसको एक दफा करेंगे। तो कोर्ट के सामने वो फैसला पेश करें, कोर्ट को अगर लगे कि इस फैसले को ऐसे करके वैसे कर लें, ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा, तो इनके पास ये पावर है कि ये अपने मामलात में कोर्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कोर्ट से मदद ले सकते हैं। मेक द अवार्ड कंडीशनल और इन अल्टरनेटिव, ये अपना फैसला कंडीशनल भी सुना सकते हैं कि हाँ भाई अगर फलाना ने फलाना के 5 लाख वापस कर दिए तो ये उसकी बकरियां वापस कर देगा, तो ये कंडीशनल भी हो सकता है। और अल्टरनेटिव भी हो सकता है, वो कहेंगे अच्छा भाई अब मामले का एक सॉल्यूशन ये निकला कि या तो तुम लोग भी जाके उनके 4 घरों को जलाओ, या उनकी गंदम चोरी कर लो, और इस चोरी की हम तुम्हें इजाजत देते हैं। मतलब अभी पंचायत के फैसले तो ऐसे ही होते हैं ना कि भाई तो उसने तुम्हारा नुकसान किया, चलो तुम भी उनका नुकसान कर दो। तो कहने का मतलब है वो किसी भी किस्म का अवार्ड दे सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये फैसला ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। वो अल्टरनेटिव भी दे सकते हैं कि हाँ भाई अब ये 2 में से एक काम कर लो, समझो तुम लोगों का मसला हल हो गया, या तो ये कर लो या ये कर लो। तो अल्टरनेटिव की तरफ भी आ सकते हैं। और वो कंडीशनल अवार्ड भी कर सकते हैं, फैसला कंडीशनल भी सुना सकते हैं कि अगर ये ऐसे करके वैसे करके तैसे हो जाए तो ठीक है, फिर मसला हल हो जाता है। अब अगेन अगर वो इलीगल होगा तो अदालत में जाने का राइट है। ये तो मैंने मतलब शुगल में कहा ना, बंदा मारना लीगल है इलीगल है? अगर एक बंदे ने आपका बंदा मारा हो, अब वो बंदा मारना लीगल है इलीगल है? अदालत कहे तो लीगल है, तो इसका मतलब है कि जिसको पावर कानून की मिली हुई है उसके कहने पे बंदा मारना भी सही हो जाता है। तो इसलिए दिस इज नॉट वी जो डिसाइड करेंगे अगर नुकसान के बदले नुकसान का फैसला हुआ है तो वो सही है या गलत। हमने इन मामलों में टांग नहीं अड़ानी, ना हम अदालत हैं ना हम आर्बिट्रेटर हैं। तो इसलिए वो अगर सियाने कुछ फैसला दे रहे हैं तो उनके पीछे कोई लॉजिक हो सकती है। तो अगर वो बंदा मारने का भी कह देती है अदालत तो वो सही होता है, अगर अदालत को लगता है कि बंदे को मर जाना चाहिए। तो इसलिए ना मैं तो सिर्फ कितने वो चोरी करवाई है, 4 घरों में चोरी करवाई है,
हाँ 4 घरों में आग लगवाई है, चोरी भी नहीं करवाई। टाइम जल्दी से। करेक्ट इन एंड अवॉइड एनी क्लरिकल मिस्टेक एरर अराइजिंग फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन। गलती से कुछ मिस हो गया, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा भाई अब पार्टी जो है वो दूसरे को 5 लाख जुर्माना दे, सही है 5 लाख, ओ क्लरिकल एरर, एक सिफर मिस हो गया। तो अगर बाद में मसला आ जाए तो उनके पास ये पावर है कि अगर उन्हीं के फैसले के अंदर एक जुमला थोड़ा सा गलत हो गया तो कहीं वो हो नहीं पाए जीरो सी का। तो कोई क्लरिकल एरर, कोई ऐसी चीज जो कि फैसले में मिस हो गई हो, रह गई हो एडमिनिस्ट्रेटिवली, वो उसको ठीक भी कर सकते हैं। एडमिनिस्टर टू एनी पार्टी टू आर्बिट्रेशन सच इंटेरोगेशन एज मे बी डीम नेसेसरी। किसी भी किस्म के खतरनाक सवाल अगर वो पूछना चाहें, हसास, नाजुक और अजीबोगरीब सवाल, तो चूंकि पार्टीज ने कहा है कि हम आपके पास इंसाफ के लिए आ रहे हैं, तो दे हैव द राइट कि वो पार्टी से सेंसिटिव सवाल पूछ सकते हैं, इंटेरोगेशन कर सकते हैं, तफ्तीश कर सकते हैं, जस्ट लाइक अदालत या जस्ट लाइक वकील जरा कर सकते हैं पार्टीज के साथ। तो दैट वाज ऑल अबाउट खूबसूरत सा कानून आर्बिट्रेशन। जुम्मा जो है वो मिस होने ही वाला है जल्दी से, ठीक है जी। तो अब अच्छा, हाँ टेस्ट, ठीक है जी। भाई ने बहुत अच्छा ओपिनियन दिया 16, 17, 18, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा जालमाना लगा। 17 और 18 कर लेते हैं खाली, इसे कहते हैं बार्गेन। कल क्लास नहीं है क्या? हमारी सैटरडे को कभी क्लास हुई है? क्यों कंफ्यूजन है आपको? हमारी तब होती है जब वीक की कोई क्लास खराब हुई हो हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई क्लास खराब नहीं हुई। चैप्टर 17 और 18 का मंडे को प्यारा सा टेस्ट, 17 भी शामिल है, ध्यान में रखना है। 17 हमारा मिस हो गया था, मिस हुआ था। हाँ वो थोड़ा सा मिड टर्म के बीच में बेचारा डूब गया जी। आर्बिट्रेटर के लिए भी कुछ शिकायत है कि ये बंदा आर्बिट्रेटर बन सकता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही हमारे सिलेबस में नहीं है। जिस मर्जी को हाँ हमारे सिलेबस में नहीं है आर्बिट्रेटर मुस्लिम